हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर देखा होगा, तो उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। जहान अपने ग्लूमी से मूड को लेकर फाइनली नीचे आ गया था। ईबो की चेन अभी भी उसके हाथ में थी, जिसे वो अपनी मुट्ठी में बांधकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, जहां वो देख सकता था कि डाइनिंग टेबल पर लगभग सब लोग बैठे हुए हैं। सब लोग जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जहान को ये पूरा घर सुकून नहीं दे रहा था, क्योंकि वो चाहे अपनी नज़रों को कहीं भी घुमा ले, एक खालीपन था उसके अंदर जो हर जगह दिखाई दे रहा था उसे। जैसे ही जहान की प्रेजेंस का लोगों को एहसास होता है, वो सब भी अपनी नज़रों को उठाकर वहीं चेयर से उतरते हुए जहान को देख रहे थे। ये पिछले दिन में जो कुछ भी हुआ है उसने जहान के ऊपर काफ़ी इफेक्ट किया है। बहुत डल सा, वीक सा लग रहा है। उसके फेस पर वो रेडियंस नहीं है जो हमेशा से रहती थी, ना इसके फेस पर स्माइल है। आंखें भी डल डल सी हैं, और बालों की तो पूछो ही मत, कितने मेस्ड अप हो रखे हैं। ये अभी भी देख सकती है जी। उसका मन कर रहा है कि जहान के बालों को पकड़कर सुलझाकर एक अच्छी सी पोनीटेल बनाए, जिसकी जहान हमेशा बनाकर रखता था। लेकिन शायद जहान का मन ही नहीं है सब कुछ करने का। और जहान के मूड का इंडिकेशन उसका आउटफिट भी बहुत हद तक दे देता है। जब भी जहान इस तरीके के मूड में होता है तो अक्सर अपना वो कम्फी क्लोथ पहनना पसंद करता है, जैसे कि उसने आज पहन रखे हैं अपना कम्फी नाइट सूट, जिसकी पॉकेट पर 2 रैबिट्स हैं और साथ में उसके कैप भी है, जिसे जहान कभी कभी लगा लेता है। और इस फ्लफी से नाइट सूट को पहनने के बाद जहान और ज़्यादा डॉल की तरह लगता है, जैसे कि जी को अभी लग रहा था। जहान आकर वहाँ चुपचाप से बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पर। उसने सबको ग्रीट किया बहुत धीमे आवाज़ में, फिर शुमा की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग शुमा। ये कहते हुए वो शुमा की तरफ लाइट हार्टली मुस्कुराने लगा। शुमा ने कहा, लिटिल मास्टर, अब आप कैसे हैं? ये कहते हुए उन्होंने काफ़ी बड़ा बोल भरकर जहान के सामने रख दिया था, जिसमें बहुत ही हेल्दी सूप था। जहान ने उस सूप की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा, नहीं शुमा, मुझे ये नहीं खाना। मैं इतने दिनों से टेस्टलेस खाना खा खा कर परेशान आ चुका हूँ, प्लीज़ अब नहीं। ये कहते हुए वो शुमा की तरफ देखने लगा अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों से। लेकिन शुमा पर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होने वाला था। उन्होंने बोल को वापस जहान की तरफ सरकाते हुए कहा, नहीं नहीं लिटिल मास्टर, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि आप बहुत वीक हो गए हैं, और आपकी हेल्थ के साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। आपको ये पीना ही होगा, वरना याद रखिएगा जब यंग मास्टर आएंगे तो मैं उनसे कंप्लेन कर दूंगी। ये बात सुनते के साथ ही जहान ने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया और सूप की तरफ घूरने लगा। वो जानता था शुमा जो कह रही है वो कर सकती है, और अगर ईबो को ये सब पता चल गया ना, और जहान इस वक्त ईबो का कोई भी स्कैरी और डार्क फेस इमेजिन भी नहीं करना चाहता। वो जानता है ईबो खाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, स्पेशली उसके डाइट को लेकर। और जब भी जहान इस तरीके से अपनी हेल्थ या अपनी डाइट को लेकर केयरलेस होता है ना, तो उसे ईबो से अच्छी खासी डांट मिलती है, और जो जहान नहीं चाहता। इसीलिए वो बहुत बेमन से उस सूप को पीने लगा। और उसे इस तरीके से सूप पीता हुआ देखकर लोग अपनी हंसी रोक के नहीं पा रहे थे। जी ने कहा, जहान वो इतना बुरा भी नहीं है, इतना मुंह बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, ये कहते हुए जी अपना खाना खाने लगी। जहान ने कहा, अच्छा तो तुम क्यों नहीं टेस्ट करती? ये कहते हुए जहान अपना बोल जी की तरफ सरकाने लगा। जी ने एक बार उस बोल की तरफ देखा जो कि लगभग कलरलेस था, और उसमें अंदर न जाने कितनी सारी वेजीज पड़ी हुई थी। फिर उसने एक टाइट सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अपने खाने के साथ ठीक हूँ, तो तुम एंजॉय करो, तुम एंजॉय करो। ये कहते हुए जी मुस्कुराने लगी। जहान ने कहा, मुझे पता था, हाँ, तुम में से एक भी जना ये नहीं खाने वाला। ये कहते हुए जहान ने सबकी तरफ देखा, लेकिन सब सिर्फ अपनी टाइट सी मुस्कुराहट देकर अपना खाना खा रहे थे। वो डाइनिंग टेबल आज कुछ दिनों से ज़्यादा ही लाइवली लग रहा था। सब हंसी खुशी बातें कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर जोक क्रैक कर रहे थे। ये कहो जहान के मूड को लाइटन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी यांग ने जहान की तरफ देखते हुए पूछा, लिटिल वन, आर यू फीलिंग बेटर नाउ? ये कहते हुए वो जहान को बहुत इंटेंसली देखने लगा। और जैसे ही यांग के मुंह से लिटिल वन जहान ने सुना, वो एकदम से रुक गया और कूद कर उसने यांग की तरफ देखते हुए कहा, आई एम नॉट अ लिटिल वन। यांग ने कहा, आर यू श्योर? पर मुझे तो 2 दिन पहले तुम बेड में बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे, जब तुम वहाँ पर इस तरीके से रो रहे थे और बिल्कुल गागाज बॉय लग रहे थे। सॉरी, मैंने देख लिया। है क्या? तो वो यांग बहुत मिशीवियसली जहान को देखने लगा, और जहान ये सुनकर एकदम से ऐसे गुस्से में लाल पीला हो गया था। उसने कहा, यांगा, आप इस टाइम पर भी मुझे टीज कर रहे हैं? आप मुझे ऐसे टीज नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपने मुझे फिर से टीज किया ना, तो आई स्वेयर मैं कहाँ से आपकी कंप्लेन कर दूंगा। ठीक है? तो वो जहान यांग को थ्रेटन देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक पेपर टाइगर लग रहा था। और उसकी ऐसी बातों को देखकर सब लोग सिर्फ हंस सकते थे, क्योंकि जहान सच में बहुत क्यूट लग रहा था। यांग ने कहा, ओके ओके ठीक है, इतना ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, खाओ खाओ। देखा तो वो दोनों बात करने लगे, हंसने लगे। लेकिन तभी अचानक से जूचेंग कहता है, डैम शॉट, मुझे पता था यही बास्टर्ड होगा। ये कहते उसने फोन को लगभग टेबल पर पटक दिया, और उसकी ऐसी बात सुनकर सब शांत हो गए। हाउशॉन जो अपना बेचारा खाना खाने वाला था वो भी रुक गया। उसने कहा, हुआ क्या है तुम्हें? तुम सबके सब इतना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर क्यों है? हाँ, एक ईबो ही कम था, तुम भी, क्या हुआ तुम्हें? ये कहते हुए वो जूचेंग की तरफ घूरने लगा। जूचेंग ने कहा, हाँ, आप सब भी पढ़िए इसे जी, स्पेशली तुम पढ़ो। तुम मुझसे कह रही थी ना कि ऐसा नहीं हो सकता, यही बास्टर्ड है जिसने सब कुछ किया था। ये कहते हुए उसने वो आर्टिकल जी की तरफ सरका दिया। जी ने उस आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ा, और जैसे जैसे उसने पढ़ा उसका भी फेस डार्क हो गया। उसने कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे, हाँ, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता।
जान ने कहा, अरे कोई मुझे भी बताएगा कि तो हुआ क्या है और तुम लोग किसको इतना ज़्यादा कर्ज कर रहे हो। ये कहते हुए वो बिल्कुल शॉकिंगली जी और सूचंग की तरफ देखने लगा, लेकिन जी और सूचंग का फेस कम्प्लीटली ब्लैंक था, वाइट शीट की तरह। जी ने कहा, सूचंग ने कहा, बता भी दो उसे पता होना चाहिए। जान ने कहा, ओ डैम, बताओ भी। ये कहते हुए उसने जी के हाथ से वो फ़ोन छीन लिया। जैसे जैसे उसने पढ़ा उसका भी फेस डार्क हो गया। उसने कहा, ये? जी ने कहा, हाँ ये पूरे स्कूल फोरम के ऊपर ये सारी न्यूज़ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हैपेंग, वैन जूलियो ये तो समझ में आता है, लेकिन वैनलिंग जाओ ये तुम्हारे इन सब के पीछे क्यों थी। जहान ने कहा, हाँ गॉड नोस, पता नहीं, लेकिन इन सब लोगों को ये सब कुछ करके मिला क्या आखिर। मैं तो इन सब कुछ जानता भी नहीं हूँ इतनी अच्छी तरीके से। ये लोग बहुत ईविल हैं, बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए इंसान के दिमाग में वही सारे फ्लैशेस आने लगे। उसकी मुट्ठियाँ कस गई थी और वो फ़ोन को बहुत घूर कर देखने लगा। यांग ने उस फ़ोन को छीनते हुए कहा, बस करो, अब इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आर्टिकल को पढ़ने लगा। उसने कहा, वैसे ये 3 लोग है कौन और उन्होंने अचानक से खुद पे कन्फेशन क्यों दे दिया। हाउशवान ने यांग की तरफ बहुत क्यूरियसली देखते हुए कहा, तुम ये पूछ रहे हो। ये कहते हुए उसने विंक किया। यांग ने कहा, ठीक है समझ गया, मैं समझ गया। ये कहते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया। जहान ने कहा, वैसे सोचने वाली बात है, इस वांगलिंग जाओ ने अपने आप ही कैसे कन्फेस किया, और ना सिर्फ उसने, हैपेंग और वैनजुलियो ने भी। लिखा है कोई क्लिप वायरल हुई है, क्या तुम लोगों ने देखी। ये कहते हुए जहान सूचंग से पूछने लगा। जी ने कहा, नो मैं भी देखती हूँ। ये कहते हुए वो अपना फ़ोन निकाल कर वापस लॉग इन कर देखने ही वाले थे, तभी यांग ने कहा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जी ने कहा, देखने तो दीजिए। ये कहते हुए जी ने फाइनली वीडियो को स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर तीनों के तीनों बहुत बद से ज़्यादा बदतर हालत में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रॉमेटाइज हो। जहान ने कहा, इन्हें हुआ क्या है, ये कन्फेशन दे रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है जेल से बाहर आए हैं। ये कहते हुए जहान जोक करने लगा। हाउशवान ने कहा, लगता तो कुछ ऐसा ही है। ये कहते हुए उसकी आंखों में कुछ अलग चीज़ थी जो कि जियांग पहचान गया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी सूचंग ने आर्टिकल को पढ़ते हुए कहा, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग माना जाए तो तुम्हारा नाम बहुत आसानी से और बहुत साफ तरीके से छुपाया गया है। जान, ये कहते हुए जान की तरफ देखने लगा। जान ने कहा, बहुत बढ़िया बात है, वैसे इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है, पूरे स्कूल के सामने मेरा तमाशा बन गया। ये कहते हुए जान बहुत बेमन से वापस उस सूप को पीने लगा। सूचक ने कहा, इतना भी ज़्यादा मत डरो, और वैसे भी तुम्हारा जो तमाशा बनाना उसी ने इन 3 लोगों को पकड़वाया है। जान ने कहा, वो कैसे। जूचेंग ने उस आर्टिकल को पढ़ते हुए कहा, इसके अकॉर्डिंग जो वीडियो उस दिन ऑडिटोरियम में चलाई गई थी, उस वीडियो का कनेक्शन जिस मोबाइल से था उसका आईपी एड्रेस निकाला गया, और जिसका आईपी एड्रेस निकला वो वानलिंग जाओ थी। वानलिंग जाओ को इंटेरोगेट किया गया तो उसने वैनजुलियो का नाम लिया, और वैनजुलियो को बुलवाया गया तो उसने हैपेंग का नाम लिया। इस तरीके से तीनों अपनी जाल में खुद फंस गए। और उम्मीद भी क्या कर सकते हो तुम इन लोगों से। तुम्हें क्या लगा था एक क्राइम करेगा तो बाकी सब लोग उनकी बातों को छुपाएंगे? नहीं, ये सब एक अगर डूबेगा ना तो तीनों के तीनों को साथ लेके डूबेगा। हाँ, बहुत अच्छा, इन लोगों के साथ तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। स्कूल ने इस मैटर को बहुत अच्छे से कवर किया है। सिर्फ यही कहा गया है कि इन तीनों लोगों ने किसी एक शख्स को बुली किया था, इतना हद तक बुली किया था कि लगभग मरने की नौबत आ गई थी। जान, तुम्हारा नाम सच में सेफ है। नोबडी नोज कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ था, और चिंता मत करो, किसी भी स्टूडेंट ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि स्कूल की पॉलिसी के अनुसार अगर तुम्हारा नाम बाहर आता तो सब लोगों को या तो अपनी डिग्री नहीं मिलती या फिर और भी कुछ उनके साथ हो सकता था। ये कहते हुए जी जान के मूड को लाइट करने लगी, क्योंकि वो समझ सकती थी कि जान इस बात को लेकर टेंशन ले सकता है। जान ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ अपना उस सूप को पी रहा था, उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा था। तभी जियांग ने कहा, वैसे जान तुम्हारा हस्बैंड बहुत ग्रेट है। जैसे ही ईपो का जिक्र वहाँ हुआ, जान की आंखों में एक अजीब सी स्पार्कल आ गई। उसने कहा, क्यों, गाने क्या किया। ये कहते हुए वो जियांग की तरफ देखने लगा। जियांग ने कहा, सच में तुम्हें नहीं पता। हाँ, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। तुम्हारे हस्बैंड ने वैन कंपनी से अपने सारे कनेक्शंस को तोड़ लिया। लान कॉर्पोरेशन ने सारे इन्वेस्टमेंट को वैन कंपनी से वापस ले लिया और सारे टाइज को तोड़ दिया। उन्हें देखते देखते और भी जो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे उन लोगों ने भी अपनी अपनी एग्रीमेंट को वापस ले लिया। और ऊपर से अभी ये मुद्दा सामने आया है, पूरी तरीके से 2 ही दिन के अंदर वैन कंपनी कंप्लीटली बैंकक्रप्ट हो गई है। यहाँ तक कि उन्हें कोई बैंक लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत बुरी हालत हो गई है। जान ने कहा, क्या। जियांग ने कहा, हाँ, हैपेंग और उसके पूरे परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ। एक उस शख्स की वजह से शायद आज पूरी फैमिली रोड पर है। जान ने कहा, तुम्हें लगता है क्या गाने ये सब कुछ मेरी वजह से किया है। ये कहते हुए जान की आवाज़ में थोड़ी सी हेजिटेशन थी। जी ने कहा, तुम क्यों इतना डर रहे हो, अगर उसने किया भी है तो बिल्कुल ठीक किया है, उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। जान ने कहा, लेकिन वो उन लोगों की तो कोई गलती नहीं थी ना। जी ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो, जब वो ऐसा है तो उसका फादर भी ऐसा ही होगा। जान, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपना खाना खाओ, और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो जो कुछ भी उसने किया होगा सोच समझ कर किया होगा। ओके। ये कहते हुए जी अपना डिनर करने लगी। फिर जान ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वो भी अपना डिनर करने लगा, लेकिन अभी भी उसका दिमाग न जाने कहाँ कहाँ घूम रहा था। फाइनली जैसे ही डिनर खत्म होता है, जी ने कहा, जान वैसे हम लोगों ने अभी तक अपने फोटोज अपलोड नहीं किए हैं, क्या कहते हो, मैं अपलोड कर दूं। ये कहते हुए वो विंक कर जान की तरफ पूछने लगी। जान ने कहा, कौन कौन से फोटोग्राफ। जी ने कहा, ऑफ कोर्स हमारे लास्ट डे के फोटोग्राफ्स, अभी तक मैंने कोई भी इंस्टाग्राम पर नहीं डाले हैं तुम्हारी वजह से, तो क्या मैं अब डाल दूं। ये कहते हुए जी जान को फोटोग्राफ्स दिखाने लगी। जान ने भी उन फोटोग्राफ्स को मोबाइल में देखा, कितने सारे फोटोग्राफ्स थे जिसमें वो लोग कितना मस्ती कर रहे थे।
ये दिन सच में कितना अच्छा था अगर एंड में वो सब कुछ नहीं हुआ होता। वो सारे ध्यान जान के दिमाग में आ गया, लेकिन जी ने तुरंत जान के मूड को लाइटन करते हुए कहा, अब तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं डाल रही हूँ सारे फोटोग्राफ्स, देखना सोशल मीडिया पागल हो जाएगा। वैसे हाउसवान का ठीक है, तो वो जी हाउसवान की तरफ देखने लगी। हाउसवान जो अपने खाने में ही बिजी था, उसने कहा हाँ क्या हुआ। जी ने कहा वैसे हम लोगों की ड्रेस के बारे में क्या चाहते हैं, मैं मेंशन कर दूं ब्लैक रोज। ठीक है, तो वो क्यूरियसली हाउसवान से पूछने लगी। हाउसवान को एकदम से झटका लग गया, तो उसने कहा क्या तुम सच में ये चाहती हो। जी ने कहा ऑफ कोर्स, आपने कहा था ना अपना स्टोर खोलने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रमोशन हो जाएगा। वैसे भी आपने अपनी इतनी अच्छी ड्रेसेस को हमें दिया तो इतना तो बनता है। ये कहते हुए जी मुस्कुराने लगी। हाउसवान ने कहा ओके, अगर तुम चाहती हो तो ऐसा कर सकती हो। वैसे भी मैं कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बारे में सोच रहा हूँ, स्टोर ओपनिंग यहाँ होने वाली है, तो ये एक अच्छा स्टार्ट रहेगा, कर दो। ये कहते हुए फाइनली हाउसवान ने अपनी अश्योरेंस दे दी थी। तभी यांग ने कहा वैसे तुम्हारा स्टोर कब ओपन होने वाला है। हाउसवान ने कहा ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन आई थिंक 2 वीक्स के अंदर। ये कहते हुए उसने फाइनली अपना खाना खत्म कर दिया था। यांग ने कहा ग्रेट। तभी सब लोगों ने अपना डिनर फाइनली खत्म कर खड़े होते हुए कहा जान अब मुझे जाना होगा। ये कहते हुए जूचैंग ने जान की तरफ देखा। जान ने कहा तुम्हें जाना होगा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से तुम सब लोग यहाँ इतने दिन तक रहे। जी ने कहा ओहो डोंट बी फॉर्मल इतना, हम लोग फिर वापस आएंगे ठीक है। अब हम लोग सब अपने घर चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं घर से बाहर आए हुए, तो जान अपना ख्याल रखना, मैं 2 दिन के बाद तुम्हारे पास वापस चक्कर लगाने आऊँगी। जान ने कहा ओके, घर तुम्हारा है, कभी भी आ सकती हो। ये कहते हुए वो भी खड़ा हो गया था। हाउसवान ने कहा ठीक है जियांग चले हम। ये कहते हुए वो भी जाने के लिए तैयार था। जियांग ने कहा जान अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए उसने जान को हक किया। जान ने कहा हाँ मैं ख्याल रखूँगा। सब लोग लगभग जाने के लिए तैयार थे सिवाय यांग के, जो वहीं चेयर पर बैठा हुआ था। जान ने तुरंत यांग की तरफ देखते हुए कहा क्या आप नहीं जाने वाले। यांग ने कहा क्या तुम मुझे भगाना चाहते हो। ये कहते हुए वो जान को लगभग ऐसे देखने लगा जैसे कि उसकी बातों से हर्ट हो गया हो। जान ने कहा मैं भगाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या आप नहीं जाने वाले, क्योंकि सब जा चुके हैं। ये कहते हुए जान सबको दिखाने लगा जो कि गेट से बाहर निकलने ही वाले थे। यांग ने खड़े होते हुए अपने फेस को नैपकिन से साफ करते हुए कहा नो डैम नॉट माई लिटिल वन, मैं नहीं जाने वाला। ये कहते हुए उसने अपने हाथ जान के कंधों में डाल दिया था। जान एकदम से स्ट्रॉन्ग किया, उसने कहा आप दूर रहिए। ये कहते हुए उसने यांग को धक्का दे दिया। यांग ने कहा इतना क्यों डर रहे हो, मैं नहीं जाने वाला, तुम्हारा लिटिल हस्बैंड मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी देकर गया है। जान ने कहा मैं लिटिल हूँ, मेरे गाल लिटिल है, और आप कौन है, आईफल टावर। ये कहते हुए जान घूरने लगा। यांग ने कहा तुम तो सारा मजा खराब कर रहे हो। खैर तुम्हारा हस्बैंड सच में मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी देकर गया है, तो मैं तुम्हें यहाँ बेबी सिट करूंगा। ठीक है, तो वो उसके बालों को रफल करने लगा। जान ने कहा आप मेरे बालों से क्यों इतना ऑब्सेस्ड हैं, छोड़िए उन्हें, और गा आपको मेरी जिम्मेदारी क्यों देकर गए हैं, मैं कोई बेबी नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात गा है कहाँ। ये कहते हुए वो यांग की तरफ घूरने लगा। यांग एकदम से शांत हो गया। इस चीज़ का जवाब वो कैसे दे। जान ने कहा सच बताइए आपको पता है गा कहाँ है। यांग ने लगभग टूटी हुई सी हंसी देते हुए कहा मुझे पता भी है और नहीं भी पता है। ये कहते वो फाइनली चेयर पर बैठ गया था वापस से, क्योंकि जान उसका दिमाग खा रहा था। जान ने कहा सच बताइए आपको पता है या नहीं। यांग ने कहा तुम्हारा हस्बैंड ट्रिप पर गया हुआ है। जान ने कहा ट्रिप पर। यांग ने कहा हाँ ट्रिप पर, आई मीन बिजनेस ट्रिप पर। जान ने कहा ओ। जान भी बैठ गया था यांग के बगल में। जान ने कहा तो फिर वो कब वापस आएंगे। यांग ने कहा सच मुझे पता तो नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कह सकता। ये कहते हुए वो वापस खाने लगा। जान समझ रहा था कि यांग इस बात को अवॉइड कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था क्यों। जान ने कहा यांगा प्लीज़ बता दीजिए, मैं सच में बहुत परेशान हो रहा हूँ। गा वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और मुझे उनकी फिक्र हो रही है, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो जान की वॉइस एकदम से सीरियस हो गई थी और यांग भी खाते खाते रुक गया। उसने 2 मिनट तक जान की आंखों में देखा, जैसे कि पढ़ने की कोशिश कर रहा हो कि जान के माइंड में कुछ है, और इस तरीके से खुद को देखता हुआ महसूस होकर जान ने कहा आप। यांग ने कहा क्या। जान ने कहा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। यांग ने कहा क्यों तुम्हें डर है, क्या तुम्हें मुझसे लव हो जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत अजीब तरीके से हंसने लगा। जान ने कहा आप कितना चीप है, दूर रहिए आप मेरे से, और मैं आपसे कभी भी लव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा लव वन एंड ओनली है, और वो है आपके बेस्ट फ्रेंड, और अगर आपने उनके सामने बात कही ना तो आई स्वेयर वो आपको छोड़ने नहीं वाले। ठीक है, तो वो जान खड़ा हो चुका था, वो गुस्से से तमतमा रहा था, और उसको इस तरीके से देखकर यांग खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वो लगभग जमीन में लोटपोट ही हो गया था। उसने कहा तुम सच में फनी हो, तुम्हारा फेस देखने लायक है, तुम कितना गुस्सा हो, और मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम वैसे भी मेरा लव नहीं हो सकते, चिंता मत करो, मेरा टेस्ट अच्छा है। जान ने कहा यू। यांग ने शेमलेसली कहा मैं क्या। जान ने कहा फॉरगेट इट, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जो करना है करिए, मैं जा रहा हूँ। ये कहते वो अपने पैर पटकता हुआ फाइनली अपने रूम में चला गया था, और यांग जितनी देर से हंस रहा था वो फिर से नॉर्मल हो गया, और बहुत कोल्ड आइज के साथ वो वही जाते हुए जान को देखने लगा। उसने अपने मन में कहा ये सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ मेस है। वो तुम कहाँ हो, कितना और ट्रबल क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, तो कुछ मैं सोचने लगा अपने आप में ही। अब लगभग अगले दिन सुबह के 12 बज रहे थे और जान अपने रूम में था। एज यूजुअल वो आराम कर रहा था, जैसे कि डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया था। वैसे भी उसके पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था, इसीलिए वो पूरे रूम को देखने लगा।
अब उसे ध्यान आया था कि रूम कितना ज़्यादा अजीब हो गया है, मैस हो गया है। ये बुक रूम कभी भी इस तरीके से नहीं होता, इसलिए जहान ने सोचा टाइम को पास करने के लिए क्यों ना रूम को साफ किया जाए। बस यही ख्याल सोचकर जहान फुर्ती से अपने बेड से खड़ा हुआ और सब चीज़ों को जो बिखरी हुई थी उन्हें संभालने लगा, जैसे कि अपने कपड़े को, टैब और बुक्स जो वहीं टेबल पर पड़ी हुई थी, कुछ स्नैक्स जो उसने कल रात को खाए थे और भी बहुत कुछ वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ था। जहान सबको संभालने लगा, लेकिन अगले 2 घंटे के बाद ये पता चलता है कि जहान इस रूम को संभालने के बजाय और ज़्यादा बिगाड़ कर बैठा हुआ था, क्योंकि वो जहाँ बैठा हुआ था उसने अपने अगल बगल ना जाने कितनी सारी चीज़ों को फैला रखा था। उसने एक कबर्ड खोला था जिसमें से बहुत सारी पुरानी चीज़ें निकल रही थी। इबो ने ना जाने कब से इन सब चीज़ों को संभाल कर रखा है। इस चीज़ से जहान को बहुत शौक कर दिया था। उसने बहुत सारे फोटोग्राफ्स को बाहर निकाला, वो एल्बम जो शायद उनके बचपन की थी। जहान उसे बहुत क्यूरियोसिटी से देखने लगा। उसे खुद भी नहीं पता था कि ये सारे फोटोग्राफ्स इस एल्बम में हो भी सकते हैं। ये फोटोग्राफ्स सच में बहुत यूनिक हैं। उसमें जहान और इबो के फोटोग्राफ्स थे जब वो बच्चे थे, पार्क में खेलने जाते थे। एक फोटोग्राफ था जिसमें इबो जहान का हाथ पकड़कर उसे चलाने की कोशिश कर रहा था। शायद वो जहान का पहला या दूसरा स्टेप होगा जब उसने चलने की कोशिश की थी, और इबो की आंखों की चमक जहान महसूस कर सकता था। उसके मॉम और डैड भी उस फोटोग्राफ में थे, और उस फोटो को देखकर जहान के मन में अजीब सी मॉमनेस होती है। वो उस फोटो को काफ़ी देर तक देखता रहता है। फिर उसने नेक्स्ट फोटोग्राफ देखा तो उसमें इबो बाइसाइकिल चला रहा था और जहान उसके पीछे बैठा हुआ था अपनी छोटी सी हैट लगाकर। जहान सच में इसमें बहुत छोटा लग रहा था, और उसे देखकर जहान लगभग खुद को पाउट बनाने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, हाँ मैं कितना छोटा हूँ इसमें, और हाँ पर मैं कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो वो हंसने लगा बेवकूफ़ों की तरह। फिर उसने अगला फोटो खोला तो उसमें भी ऐसे ही कुछ फोटोग्राफ्स थे जिसमें जहान और इबो एक बाथ टब में नहा रहे थे। उसमें जहान मुश्किल से 2 साल का लग रहा है और इबो कुछ 8 साल का लग रहा है। जहान उस फोटो को देखने लगा। उसकी मॉम वहाँ पर बैठी हुई थी। जहान ने उस फोटो के ऊपर अपना हाथ फिराते हुए कहा, माँ आई मिस यू सो मच। ये कहते उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए। काफ़ी टाइम के बाद उसने आज अपनी मॉम का फोटोग्राफ देखा था, वो भी इतना यंग एज में। उसने और फोटोग्राफ्स को पलटा, और ज़्यादा फोटोग्राफ्स को, और लास्ट में जहान के बर्थडे का फोटोग्राफ था जब जहान शायद 4 साल का था या 5 साल का बर्थडे का फोटोग्राफ था, और वो शायद इबो के साथ उसका आखिरी फोटोग्राफ था। और वही फोटोग्राफ जिसमें इबो बहुत बहुत शांत लग रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, और जहान फोटो को बहुत देर तक ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने उस फोटोग्राफ को पलटा, लेकिन जब फोटोग्राफ को पलटा तो उसके पीछे बहुत अलग सी चीज़ उसने लिखी हुई देखी। उस पर लिखा हुआ था माइन। जहान ने कहा, इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, तो वो बहुत देर तक उस फोटोग्राफ को देखता रहा। तभी अचानक से पीछे डोर पर नॉक होता है। जहान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ यांग खड़ा हुआ था अपने हाथ में लैपटॉप लिए। जहान ने कहा, आप? यांग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरे रूम को तुमने तहस नहस कर दिया है। माय गॉड, माय लव, तुम्हारा रूम? ठीक है, तो वो रूम को देखने लगा। जहान ने कहा, आपको क्या काम है? ठीक है, तो वो थोड़ा इरिटेट साउंड कर रहा था क्योंकि वो अभी अपनी लाइफ की कुछ मेमोरी के पूल में था, और अचानक से यांग यहाँ आ गया। यांग ने कहा, इतना भी रूड मत हो, वैसे मुझे यहाँ पर इंटरनेट का पासवर्ड चाहिए था। एक्चुअली मैं वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट पासवर्ड क्या है? ठीक है, तो वो वहाँ बैठ गया अनइनवाइटिंगली। जहान ने कहा, आप अपने रूम में भी तो कर सकते हैं, मैं आपको पासवर्ड देता हूँ। यांग ने कहा, वैसे भी तो तुम बोर ही हो रहे हो ना, और मैं भी बोर हो रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ बैठ कर बात कर सकते हैं, और मैं अपना काम कर लूँगा और तुम अपना काम कर लेना। कुछ देर तक वो लोग वहाँ से शांति में बैठते हैं। जहान अपने उन ख्यालों के पूल में अभी भी डूबा हुआ था। तभी यांग ने कहा, वैसे तुम क्या कर रहे हो? जहान ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा हूँ। यांग ने कहा, ओके। जहान ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? यांग ने कहा, कुछ नहीं, बस थीसिस कंप्लीट कर रहा हूँ। जहान ने कहा, थीसिस? ठीक है, तो वो क्यूरियोसिटी यांग की तरफ देखने लगा। यांग ने कहा, हाँ बस ये लास्ट ईयर है मेरा, इसके बाद मेरी PhD कंप्लीट हो जाएगी। जहान ने कहा, PhD? आप PhD कर रहे हैं? यांग ने कहा, हाँ मैं PhD कर रहा हूँ और ये मेरा लास्ट ईयर है। जहान ने कहा, ऐसे कैसे? गागा की पढ़ाई तो कब की खत्म हो चुकी है, और जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने भी PhD किया हुआ है, पर आपने अभी तक नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? ठीक है, तो वो क्यूरियोसिटी यांग की तरफ देखने लगा। यांग एकदम से शांत हो गया, जैसे कि वो इस चीज़ में अटक कर रह गया हो। जहान भी देख रहा था यांग को कि वो कुछ जवाब देगा, पर यांग ने कोई जवाब ही नहीं दिया। जहान ने कहा, क्या हुआ? यांग ने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ हो गया था लाइफ में, इसीलिए नहीं कर पाया, अब कंटिन्यू की है मैंने। जहान ने कहा, ओके, तो वैसे आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्या करते हैं आप? यांग ने कहा, मैं प्रोफेसर हूँ। जहान ने कहा, प्रोफेसर? कहाँ पर? यांग ने कहा, ऑफ कोर्स ऑक्सफोर्ड में। जैसे ही जहान ने ये नाम सुना वो एकदम से चौंक गया। उसने यांग की तरफ देखते हुए कहा, ऑक्सफोर्ड में? इसका मतलब आप गा के साथ रहे होंगे ना? जहान खड़ा होकर अब यांग के बगल में आकर बैठ गया था। यांग ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं और वो बहुत लंबे समय से दोस्त हैं और हम लोग लगभग हर जगह साथ ही थे, इसमें कुछ में डाउट है? जहान ने कहा, डाउट तो नहीं है, वैसे बताइए ना गा के बारे में, जैसे कुछ उनके स्कूल की या कॉलेज की कोई फोटोग्राफ्स, आज मैं वो देखना चाहता हूँ। यांग ने कहा, ओके ठीक है, रुको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो अपने लैपटॉप में से कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स का फोल्डर खोलने लगा। जैसे वो फोल्डर खोला गया, जहान ने बहुत सारे फोटोग्राफ्स बुके दिखे। यांग ने कहा, तुम ये देखो, मैं जरा अभी आता हूँ अपने रूम से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर। ठीक है, तो वो जहान को वहीं छोड़कर जा चुका था। जहान उस लैपटॉप में इबो के फोटोग्राफ्स देख रहा था। वो एक नहीं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे उसके अंदर, कभी स्कूल के अंदर कोई फंक्शन के, कभी किसी प्रोजेक्ट को लेकर, कभी एनुअल फेस्ट को लेकर, कभी एनुअल पार्टी के, बर्थडे पार्टी के, और भी बहुत सारे
फोटोग्राफ्स थे उसके अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स में ये वो नहीं था, लेकिन जिनमें भी था उसमें बहुत कोल्ड था, डिस्टेंस था, बहुत ही कम लोगों के साथ वो रहा था। और जहान जैसे जैसे फोटोग्राफ्स को देख रहा था उसमें वैसा कुछ भी नहीं था जैसे जहान देखना चाहता था। कोई फन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और ऐसे फोटोग्राफ्स को देखकर जहान का कुछ ज़्यादा खास मन लगा नहीं, वो स्माइल नहीं मिली वो फोटोग्राफ्स में देखकर जो जहान अपने उन फोटोग्राफ्स में देखकर महसूस कर पा रहा था जिन्हें वो अभी अभी देख कर आया था। ऑक्सफोर्ड ये नाम जैसे जहान के दिमाग में गूंज रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके दिमाग में जैसे किसी रील की तरह चल रही हों। फ्यूचर, हीबो ने जो बात कही थी, अपनी खुद की स्टेट, अपनी खुद की पोजीशन। जहान के माइंड में ये सवाल कौन गया कि उसे अब डिसीजन लेना ही है। हीबो का डिसीजन, जहाँ वो ऑक्सफोर्ड में जाए या फिर गुसू में पढ़ने का डिसीजन। जहान सोच रहा था, वो डूबा ही हुआ था ख्यालों में कि तभी यांग ने पीछे आते हुए कहा, क्या हुआ? जहान ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पर यांग देख सकता था कि जहान किसी सोच में डूबा हुआ है या फिर उदास है, और वो बहुत देर से हीबो की फोटोग्राफ देखा चला जा रहा है। यांग ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करने लगा और जहान वही उसके लैपटॉप में बहुत सारे फोटोग्राफ्स को देखने लगा। सारी जर्नी को जैसे हीबो की जी रहा हो वो। और जितना ज़्यादा जहान हीबो के कॉलेज लाइफ की फोटोग्राफ्स को देख रहा था उसे उतना ही ज़्यादा लग रहा था कि वो नहीं, हीबो को छोड़कर नहीं जा सकता। वो गुसू में ही एडमिशन लेगा और यहीं रहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर हीबो का साथ देगा। ये जहान अपने मन में सोच लिया था। अब लगभग 5 दिन के बाद ईबो के उस फार्म हाउस पर ईबो के साथ इस वक्त यांग था। हाँ, यांग था जो ईबो तक पहुंच पाया था। ईबो ने बहुत मुश्किल से यांग का फ़ोन कॉल उठाया, लेकिन यांग ने इस बात को छोड़ा नहीं। वो जब तक कॉल करता रहा जब तक ईबो ने उसका फ़ोन उठा नहीं लिया। फाइनली अब वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। यांग ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम यहीं ऐसे ही छुपे रहने वाले हो? ईबो ने कहा, यांग ने कहा, क्या यांग? हाँ, आखिर तुम यहाँ कब तक कावर्ड की तरह बैठे रहने वाले हो? और तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट है क्या? जैसे ही यांग की इतनी हार्श वॉइस ईबो ने सुनी, उसने डार्कली यांग की तरफ देखा, पर यांग के फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि उसकी आंखों में गुस्सा था और जैसे वो ईबो से कहना चाहता हो, व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू। पर दोनों में से ही कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। फाइनली ईबो वहाँ से खड़ा हो गया। यांग ने कहा, ओके, यहाँ से भी खड़े हो जाओ, यहाँ से भी भाग जाओ, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। ईबो ने कहा, यांग ने कहा, मैं तुमसे वन लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? ईबो ने कहा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। यांग ने कहा, तो फिर यहाँ क्यों छुप कर बैठे हुए हो? मैं जानता हूँ वो एक टफ सिचुएशन थी, बहुत टफ फेज था, लेकिन तुम लोग हस्बैंड एंड हस्बैंड्स और तुम लोगों के बीच में ये हो गया तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? यांग नहीं समझ पा रहा था कि ईबो की प्रॉब्लम क्या है। ईबो ने यांग की आंखों में देखते हुए कहा, तो हम हस्बैंड एंड हस्बैंड्स हैं, इसका मतलब मुझे जहान के कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। यांग एकदम से शॉक हो गया। उसने कहा, जहान का कंसेंट? वो उसकी नीड थी उस वक्त। ईबो ने कहा, नीड थी तो जहान वो एक टीनेजर है, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यांग ने कहा, हो व्हाट द हेल, वो टीनेजर नहीं है, वो एक अडल्टहुड में अपना कदम रख चुका है। तुम इस बात को कब समझोगे? तो तुम उसे कब तक बच्चे की तरह ही ट्रीट करोगे? वो ग्रोन अप मैन है और बहुत जल्द वो तुम्हारी तरह तुम्हारी जगह लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा। क्या तुम तब भी उसे इसी तरह नजरों से देखोगे? क्योंकि तुम्हारी और उसकी एज में जो गैप है वो हमेशा रहेगा, हमेशा वो गैप रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता। और तुम चाहे कितना भी बनाने की कोशिश कर लो, तुम उससे बड़े ही रहोगे हमेशा। तो क्या पूरी लाइफ में तुम उसे सिर्फ एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करोगे? हाँ, क्योंकि तुम्हारे बीच में 6 से 7 साल का गैप है। यांग के इस बात का जवाब शायद ईबो के पास भी नहीं था। वो बस शांति से अपनी मुट्ठियों को बांध कर खड़ा हो गया। हाँ, जहान हमेशा उससे छोटा ही रहेगा, उनके बीच के एज गैप को कोई भी भर नहीं सकता। ईबो ने कहा, यांग, मैं जानता हूँ मेरे और उसके बीच में गैप है और ये गैप मेरे लिए भरना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से ये सब कुछ ऐसा लग रहा है मैं वापस वहीं पहुंच गया जहाँ मैं था 10 साल पहले। जहाँ मैं था मैं वापस वहीं पहुंच गया हूँ। यांग ने लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, और तुम वहीं रहोगे अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे। ये सब कुछ हो गया, ये एक फेज था जो गुजर गया है। ईबो ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, फेज होगा, सबके लिए होगा, पर मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए वो सब कुछ भी नहीं गुजरा। मैं अभी भी वो सब कुछ सुन सकता हूँ, अपने कानों में महसूस कर पा रहा हूँ। मैंने उन हाथों से उसे छुआ। नहीं, मैं नहीं सोचना चाहता। ठीक है, तो ईबो ने अपना सर पकड़ लिया। यांग ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम सच में पागल हो? तुमने उसे छू लिया तो क्या हुआ? एक ना एक दिन तुम सब लोग ये करते तुम ये या नहीं करते? जिंदगी भर ऐसे ही रहते? ईबो ने कहा, करता तब, लेकिन जब जहान होश में होता मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आई रुइन हिम, मैंने उससे कुछ छीन लिया है जो बहुत प्रीशियस था उसका। और अगर उसने इस बारे में मुझसे सवाल पूछा तो मैं उसका सामना कैसे करूँगा? मैं उसके सामने कैसे जाऊँगा? यांग, मैं कैसे उससे कहूँगा कि मैंने उसकी इनोसेंस ले ली? यांग ने कहा, तुमने ले ली? सच में? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उसकी इनोसेंस ले ली? इस बात पर ईबो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप हो जाता है।
यांग ने कहा, जवाब दो मुझे, क्या तुमने उससे उसकी इनोसेंस को मांगा था? क्या वो वक्त की डिमांड नहीं थी? या हो सकता है तुम्हारी डेस्टिनी में ही लिखा हो? और ये बताओ, सब बात छोड़कर, क्या सिर्फ जहान है जिसने कुछ खोया है? तुम नहीं हो जिसने कुछ खोया है? इबो ने घूर कर यांग की तरफ देखा। यांग ने कहा, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, क्योंकि मैं ये सवाल तुमसे जानना चाहता हूँ। क्या तुम सिर्फ जहान की परवाह करते रहोगे और इन सब के बीच में तुम्हारा क्या? तुमने भी तो कुछ खोया है उस दिन, उस रात। तुम्हारा क्या रोल था? तुमने क्या किया था? जवाब दो। क्या तुम थे जिसने जहान के साथ वो सब कुछ किया, या फिर जहान था जिसने तुम्हारे साथ किया? और अब तुम्हारे अंदर ये गिल्ट है कि जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो वो खुद के साथ क्या करेगा, है ना? ये सब कुछ तो बहाने हैं कि तुमने उसे रोइन कर दिया। असल बात तो ये है कि उसने तुम्हें रोइन किया है, और इस बात का बोझ वो उठा नहीं सकता, इसीलिए तुम परेशान हो रहे हो कि इतने टाइम से जो तुम चिल्ला रहे थे, आई रोइन हिम, और अंत में जब वो चिल्लाएगा, गा, आई रोइन यू, हाउ कैन आई सर्वाइव, हाउ कैन आई फील, हाउ कैन आई फेस यू? इस बात का तुम्हें डर है लान वांग इबो, कि तुम्हारे प्रिटी लिटिल हस्बैंड का दिल टूट जाएगा। जैसे ही यांग ने ये बात कही, इबो लगभग गुस्से से तमतमा गया। उसने यांग की तरफ लगभग बहुत तेजी के साथ चिल्लाते हुए कहा, यांग ने कहा, क्या? हाँ, तुम मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते इबो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो जहान कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। ये बहुत क्रूअल वर्ल्ड है, बहुत क्रूअल। तुम जानते हो ना मेरे साथ क्या हुआ था, कि तुम चाहते हो तुम्हारे हस्बैंड के साथ भी किया हो। ये दुनिया उस जैसे मासूमों के लिए नहीं है, और अगर तुम उसे ऐसे ही अपने सारे छांव में रखना चाहोगे ना, तो वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। फकिंग डैम इट, वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। यांग की ऐसी बातें सुनकर एकदम से इबो ने यांग का कॉलर पकड़ लिया था। दोनों घूर कर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों बहुत गुस्से में थे। यांग ने इबो के कंधे पर मारते हुए कहा, हाँ, यही चाहते हो तुम? अपने इस मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चाहते हो कि वो कभी बड़ा ना हो, वो कभी इस दुनिया के अंदर फिट ना हो, अपने खुद के फैसले वो कभी खुद ना ले सके, और कभी भी वो स्ट्रांगली तुम्हारे आगे आकर खड़ा ना हो सके, कभी जिम्मेदारी ना ले सके? ये चाहते हो तुम? इसीलिए तुम अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो। ये सब कुछ कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? होश में आओ, इससे पहले वक्त गुजर जाए। हर इंसान को एक ना एक दिन हाथ छुड़ाना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, ताकि सामने वाला स्ट्रांग हो सके, जिम्मेदारी लेने लायक बन सके। अगर इंसान समझदार हो जाएगा, जिम्मेदारी ले लेगा, तो तुम्हें लगता है कि वो जो हादसा उसके साथ हुआ वो दोबारा हो सकता था? अगर वो इतना ही मासूम ना होता तो लोग उसे इतनी जल्दी ट्रिक ना कर सकते। और जो कहानी तुमने सुनाई है ना, उसके हिसाब से उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। आज तो सिर्फ एक छोटा सा हादसा हुआ है, कल को इससे भी बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, और उसके लिए उसे मजबूत होना होगा। हर जगह तुम उसके साथ नहीं हो सकते। इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना बेहतर है, और इस अंधेरे से निकलकर रोशनी का सामना करो, खुद का सामना करो, और जहान का सामना करो, और उसे हकीकत बताओ कि असल में रोइन कौन हुआ है और किसने किसको रोइन किया है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? जानती हूँ जहान और इबो के कोई मोमेंट्स नहीं थे, लेकिन दोनों की अलग अलग लाइफ अब अलग अलग जोन में चल रही है। दोनों शायद ऐसे पोजीशन पर पहुँच चुके हैं जहाँ उन्हें रियलिटी फेस करनी होगी, चाहे वो रियलिटी इबो के सामने हो जहान को सच बताने की, या जहान के सामने हो अपने फ्यूचर को डिसाइड करने की। आपको क्या लगता है, यांग की बातें किस हद तक ठीक है? क्या सच में इबो ये सब कुछ जहान के लिए जो कुछ भी कर रहा है वो उसे कमज़ोर बना रहा है? अगर ये सब कुछ इबो ऐसे ही करता रहेगा तो जहान सच में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको भी लगता है ना यांग की बातें सही हैं? बाकी जो कुछ भी आपको आज के एपिसोड के बारे में लगता हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट में हमारे दोनों कपल फाइनली आपस में मिलने वाले हैं, तो देखते हैं किस सिचुएशन में वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। और जब इस इतने बड़े इंसिडेंट के बाद इबो और जहान का आमना सामना होगा, तो क्या जहान को सब कुछ याद आ जाएगा? और अगर याद आ जाएगा तो व्हाट विल ही डू? और शायद आज के एपिसोड से जवाब मिल गया होगा। कल बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आखिरकार इबो को पता कैसे चला इस सब कुछ के बारे में, तो शायद मैंने जवाब दे दिया है आज के एपिसोड में। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।